वेलकम टू काम कहानी, अ पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर यूसुफ। ही इज़ अ डेटा एंड क्लाउड आर्किटेक्ट विद Z2C। तो आज हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि डेटा क्या होता है एंड ये पूरी दुनिया क्या है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तैमूर? अल्लाह के शुक्र है, ठीक ठाक। तो मुझे बताएं डेटा आर्किटेक्ट क्या होता है? मैं आर्किटेक्ट तो हमें पता है, बट ये डेटा आर्किटेक्ट क्या होता है? अच्छा, इन ट्रेडिशनल टर्म्स जो एक आर्किटेक्ट का काम है, जिसको हम लोग जानते हैं कि जब एक बिल्डिंग बनती है एक आर्किटेक्ट क्या करता है, राइट। तो वो आर्किटेक्ट बेसिकली ये कहता है कि यू गिव दैट पर्सन अ प्लॉट ऑफ लैंड, और वो आता है और उसके ऊपर डिसाइड करता है कि यहाँ पे कमरा बनेगा, यहाँ पे सीढ़ी लगाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे, वहाँ पे वो करेंगे, और देन पीपल कम इन और वो उसके ऊपर बेसिकली उस तरह से उस बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं। सिमिलरली जब किसी डेटा आर्किटेक्ट को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारा डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता होता है, और ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में, आजकल की दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी बहुत सारा ऐसा डेटा एग्जिस्ट करता होता है जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो सकता है। तो उस आर्किटेक्ट को लाके ये कहा जाता है कि अंडरस्टैंड कि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर फाइंड दैट डेटा और हमें एक ब्लूप्रिंट बना के दें जिससे हम लोग उस डेटा से फ़ायदा उठाना शुरू कर सकें। तो अगर मैं मतलब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करूँ कि बैक इन द डे व्हेन फेसबुक वाज स्टार्टिंग, तो फेसबुक के डेटा आर्किटेक्ट ने ये कहा होगा कि बाहर सोशल मीडिया की नीड है, अगर हम लोग कोई ऐसा डेटा मॉडल या आर्किटेक्ट कर लें जिसके अंदर वो डेटा इकट्ठा हो सके, तो हम लोग बहुत बड़ा जाइंट खड़ा कर सकते हैं। तो दैट वाज द रोल ऑफ द डेटा आर्किटेक्ट, क्योंकि एप्लीकेशन बनाना, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाना या वेब एप्लीकेशन बनाना या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, उसको वो डेटा के बगैर बेसिकली अपना पर्पस सर्व नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर वो बनने के बाद डेटा जनरेट करेगी जिसको अगर आप उससे अगर आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो एक्चुअली आप उसका पूरा पोटेंशियल रीच भी नहीं कर सकते। और इसके ऊपर मैं एक और पैरेलल में एग्जांपल ये भी दूंगा कि जब व्हाट्सएप बिका था तो वो 16-18 बिलियन का फेसबुक ने ख़रीदा था। व्हाट्सएप आज तक पैसे नहीं कमाता किसी भी चीज़ से, बट व्हाट्सएप बहुत सारा डेटा जनरेट करता है, और वो डेटा जो कंज्यूम करते हैं, दोज आर द डेटा आर्किटेक्ट्स मेटा की दुनिया में या फेसबुक की दुनिया में, क्योंकि वो जब अपने बाकी बिजनेसेस देखते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो वो व्हाट्सएप का डेटा, उस डेटा को बहुत ज़बरदस्त, वो डेटा एन्क्रिप्टेड नहीं होता क्या? इंक्रिप्टेड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बट अगर आप ओन करते हैं तो फिर तो आप कुछ भी देख सकते हैं खोल के। जो अब आपको बताया जाता है कि इट्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, बिल्कुल, तो वो ताला लगा के भेज रहे हैं ना, तो उसकी चाबी तो उन्हीं के पास है ना, तो खोल के कुछ भी देख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड अगर आपका ये ख्याल है कि आपका डेटा सिक्योर है, तो ये ऐसे ही है जैसे आप घर को ताला लगा के सो जाते हैं और आप समझते हैं कि कोई मेरे घर में आ नहीं सकता। तो अगर मतलब ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव बैकडोर्स एंड ऑल दैट, नॉट ऑब्वियसली नॉट ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी या फिर डिस्कशन अराउंड दैट, बट इट्स एन ओपन सीक्रेट के डेटा जो है दे ऑल हैव एक्सेस टू इट। जिस तरह गूगल एंड्रॉयड ओन करता है, तो इफ़ वी थिंक कि आवर फोन इज़ वेरी सिक्योर एंड इज़ पर्सनल टू अस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका है, वो कुछ भी तो डेटा आर्किटेक्ट की यूटिलिटी जो है, मतलब अगर मुझे कोई भी एक एप्लीकेशन बनानी है, डिजिटल एप्लीकेशन बनानी है, तो क्या मैं डेटा आर्किटेक्ट को सबसे पहले बताऊंगा कि मुझे ये चीज़ बनानी है, दिस इज़ माय एंड गेम, दिस इज़ व्हाट आई वांट, इसकी ये यूटिलिटी होनी चाहिए? इसमें बेसिकली आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव ने ओवर टाइम इवॉल्व होना होता है। यू कैन इवन पिवट एन आइडिया हाफ वे थ्रू। स्टार्टअप्स में तो ये बहुत हो रहा होता है, आप किसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, देन दैट थिंग बिकम समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट 4-5 महीने के बाद। तो जो डेटा आर्किटेक्ट है, स्पेशली पीपल हु आर लिसनिंग जो कि यंग हैं, अभी दे आर स्टार्टिंग देयर कैरियर्स, डेटा आर्किटेक्ट्स नॉर्मली लोग उस वक्त बनना शुरू होते हैं व्हेन दे हैव सीन अ फ्यू थिंग्स ना, मतलब वक्त गुजार चुके होते हैं इंडस्ट्री में। उसमें होता यह है कि अगर आप पॉइंट 0 से स्टार्ट करते हैं एंड यू इवेंचुअली रीच टू पॉइंट 100, इट्स 100 स्टेप्स जर्नी, तो आपको 100 स्टेप पे जाके ना हाइंडसाइट मिलती है कि अच्छा ये अगर ऐसे करने की बजाय ऐसे किया होता तो हमें बहुत फ़ायदा होता। एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो वो जब आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है, तो यू स्टार्ट बिकमिंग अ डेटा आर्किटेक्ट, जो कि पहले स्टेप के ऊपर ही अगर 100 स्टेप तक की फोरकास्टिंग नहीं कर सकता, तो 40वें 50वें स्टेप तक की फोरकास्टिंग बड़े आराम से कर सकता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को उन पिटफॉल से बचा लेता है, जो कि अगर आप गलत डिसीजन लेके डाउनस्ट्रीम जाना शुरू कर दें, तो कुछ देर के बाद कुछ ऐसी डेटा की जर्नीज में कुछ ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं कि देयर इज नो बेसिकली यू टर्न के वापस जाके चीज़ें फिक्स कर सकें। तो इफ़ यू बिल्ड थिंग्स अप रॉन्गली, तो वो उसकी रिपरकशंस होती हैं डाउनस्ट्रीम। तो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में एट व्हाट पॉइंट आप डेटा आर्किटेक्ट को लेकर आते हैं? डेटा आर्किटेक्ट को आपको यानी कि डेटा आर्किटेक्ट आपको स्टार्ट में भी चाहिए, डेटा आर्किटेक्ट आपको थ्रू आउट द प्रोडक्ट जर्नी भी चाहिए, क्योंकि इट्स मोर ऑफ एन एडवाइजरी रोल।
ठीक है ना। अच्छा। बट क्योंकि यूजली ज़्यादातर डेटा आर्किटेक्ट्स हैंड्स ऑन बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह की टीम्स के साथ वो लोग नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, देव डन, वो खुद भी किसी वक्त वो काम कर चुके होते हैं, ठीक है। तो वो काम करवा भी सकते हैं, बट वो सुपरवाइजरी या एडवाइजरी रोल में ज़्यादा होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, ताकि थिंग्स डोंट गो रॉन्ग। वो नॉर्मली होता क्या है कि डेटा की दुनिया में ना एक काम करने के 10 तरीके होते हैं, तो पीपल हु आर यंग इन टू द कैरियर्स दे यूजली ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स, या फिर वो जिसको ये कह लेना कि द वर्क अराउंड्स फॉर गेटिंग थिंग्स डन, जिसके पिटफॉल्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ वेयर बेसिकली एन आर्किटेक्ट एंड दैट आर्किटेक्ट्स एक्सपीरियंस यूजली कम इनटू। तो इसकी करियर पाथवेज क्या है, मतलब हाउ डू पीपल गेट इनटू दिस फील्ड? अच्छा, इसमें द मल्टीपल पाथवेज। अभी अगर हम लोग आईटी इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली देखें तो इसमें हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैनेज करते हैं कंपनीज के लिए, ऐसे लोग हैं जो कि प्योरली डेटा वाली साइड पे भी काम करते हैं, एंड देन देयर इज अ न्यू ब्रीड कमिंग अप, डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं लोग और वो सब कुछ भी। एनीबडी कैन बेसिकली कम इनटू द आर्किटेक्चरल रोल फ्रॉम ऑल 3 डिफरेंट डोमेन्स। अच्छा, ये है कि वंस यू स्पेंड इनफ टाइम, क्योंकि अगर आप आईटी देख रहे हो तो एट सम पॉइंट इन योर कैरियर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप उस प्रोजेक्ट के डेटा आर्किटेक्ट या डेटा के रिसोर्सेज के साथ आपने काम जरूर किया होगा, ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए आईटी के रिसोर्सेज प्रोविजन कर रहे हो। अगर आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो तो उसमें भी आप डेटा के लोगों के साथ काम कर रहे होगे, क्योंकि पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर में डेटा का इंटीग्रेशन है जो कि वो लोग बना रहे हैं। सही है। तो आपको उनकी काम की नॉलेज होती है, और अगर आप प्योरली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो वाली बैकग्राउंड भी पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें आपके पास एकेडमिक नॉलेज भी होती है। तो देयर इज ऑलवेज अ लिंक देयर, आपको बेसिकली सिर्फ उसको अनटैप करने की जरूरत है ना, एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। वो आई टेल दिस इन अ लॉट ऑफ जॉब इंटरव्यूज जब मैं दे रहा हूँ, तो आई डोंट कम फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिल्कुल, मैं वही पूछने वाला था कि यू कम फ्रॉम अ फाइनेंस पॉइंट। एग्जैक्टली, तो आई एक्चुअली केम इनटू द डेटा साइड बाय चॉइस रादर बाय एक्सीडेंट, बट देन इट बिकेम अ चॉइस। तो मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी से इंडस्ट्री का स्विच किया, तो माय फर्स्ट जॉब वाज कि वहाँ पर 2-3 डिफरेंट डेटाबेसेस आपस में एक दूसरे से सही से सिंक्रोनाइज होकर नहीं चल रहे थे, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमारे कुछ पैसे फंसे हुए थे। तो मुझे ये जॉब दी गई कि ये पैसे रिकवर करवाएं। तो मैं पैसे रिकवर करवाने के चक्करों में डेटाबेसेस को देखने बैठ गया कि ये आपस में क्यों नहीं कम्युनिकेट करते, एंड देन आई लाइक द डेटाबेस साइड सो मच कि आई बेसिकली कॉन्शियसली गॉट इनटू ऑल दिस। लेकिन उसके बाद फिर मुझे बहुत चीज़ें पढ़ना पड़ी, और उससे मुझे आई एनवी जो कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं, बिकॉज वो एकेडमिक नॉलेज लेके आ रहे होते हैं। तो मे बी यूनिवर्सिटी में तो हम भी ऐसे ही थे, लेकिन प्रॉब्ली समथिंग दैट आई कैन हेल्प पीपल गिव लाइक ये जो यंग लोग हैं जो कैरियर्स में आ रहे हैं उनको हाइंडसाइट दे सकता हूँ कि वो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो लेट्स से कि अगर मुझे डेटाबेसेस अच्छे नहीं लगते, मुझे प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं वो बस कोर्सेज किसी तरीके से पास करने की कोशिश करूँगा। तो वो कहते हैं ना, ये तो पिछले सेमेस्टर का कोर्स था, इसका तो हमें कुछ याद नहीं है। दिस इज अ कॉमन थिंग यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसका याद नहीं रहता। बट व्हेन आई वाज लर्निंग अ लॉट ऑफ, क्योंकि मुझे बहुत सारी एकेडमिक नॉलेज बाय नॉट हैविंग द एकेडमिक बैकग्राउंड, किताबें पढ़ के, कोर्सेज लेके, वीडियोज़ देख के चीज़ें सीखना पड़ेगा। वो व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ जॉब, तो ज़ाहिर बात है आपका इंटरेस्ट लेवल या कमिटमेंट लेवल या मोटिवेशन लेवल ज़रा ज़्यादा हो जाता है। बट अगर आप वो एकेडमिक नॉलेज थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लेना व्हाइल यू आर इन योर एकेडमिक कैरियर, तो वो आपको प्रोफेशनल कैरियर में कहीं पे जाके आगे ज़रूर काम आएंगे। मतलब कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बन गया, मैं 10 साल सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा, अब मैं आर्किटेक्चर वाले इस रूल्स में जाना चाह रहा हूँ, तो आर्किटेक्चर वाले रूल्स में मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं डेटा वाली साइड को भी देखूँ। बिल्कुल। तो नॉर्मली बड़ी कंपनीज में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स अलग कर लिए जाते हैं, डेटा आर्किटेक्चर्स अलग कर लिए जाते हैं, एंड देन दे वर्क टुगेदर, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स का साइज बड़ा होता है। बिल्कुल। बट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर चल भी बहुत रहा है, तो दे विल प्रॉब्ली हायर यू एज लाइक एन आर्किटेक्ट हु हैज टू लुक आफ्टर डेटा, आईटी की प्रोविजनिंग भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी। तो बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ अ जैक ऑफ ऑल और प्रॉब्ली मास्टर ऑफ वन ऑफ दोज फील्ड्स इज वेयर आर्किटेक्ट्स यूजुअली फिट इन। रिकमेंडेड। तो मुझे पूछना था, मतलब एग्जैक्टली ऑन द सेम पाथ, कि जो आपने फॉर एग्जांपल यू केम फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनेंस, और आपने यू मूव्ड इनटू डेटाबेसेस, डेटा एनालिटिक्स, तो वो जो अपस्किल किस तरह की, आपने नई चीज़ किस तरह सीखी? मतलब ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना कि मुझे नई फील्ड में जाना है, लेकिन मैं कैसे सीखूँ, ये नई फील्ड है। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसकी एक तो वजह ये थी कि हैड अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कंप्यूटर्स, और कुछ चीज़ें, ये चीज़ें पता थी, और वो जब आपकी थोड़ी सी नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, तो कुछ चीज़ें आप इंट्यूशन की बेस पे पिक कर जाते हैं। ठीक है। आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये ऐसे होता होगा। मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाइंड कम्स वेरी नेचुरली टू मी, जिसकी वजह से मैं डेटा आर्किटेक्चर वाले रोल्स में भी आ सका, कि सॉफ्टवेयर और डेटा दोनों जब बनते हैं
तो इनके कुछ इंडस्ट्री प्रूवन प्रिवेलेंट अंडरस्टूड कि ये आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक इस है। तरह आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। बट जिस तरह एक घर बनता है ना, तो कुछ घर के डिज़ाइन है वो नॉर्मली प्री नोन डिज़ाइन है कि यार यहाँ पे कमरे होंगे, यहाँ पे 7 अटैच बाथ होगा, यहाँ किचन रखेंगे, तो वो एक सर्टेन साइज के टेम्पलेट्स एक तरह से, टेम्पलेट्स टाइप की चीज़ें, एग्जैक्टली। तो टेम्पलेट्स इज एक्चुअली अ गुड वर्ड। तो चाहे डेटा की बात हो या सॉफ्टवेयर की बात हो, कुछ प्रिवेलेंट टेम्पलेट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको फॉलो किया जाता है। तो जब इन टेम्पलेट्स को या इन आर्किटेक्चर्स को डिस्कस किया जाता था, तो आई यूज टू बेसिकली अंडरस्टैंड देम क्वाइट ईजिली। उसकी प्रॉब्लम एक वजह ये हो सकती है जो मुझे समझ में आती है, क्योंकि मैंने कैरियर का स्टार्ट ऑडिट में किया ना, तो ऑडिटर्स नॉर्मली जाके एक कंपनी से पूछते हैं कि भाई आपकी ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है, तो हम लोग उसको पूरी को ट्रैक करते हैं, सिस्टमेटिकली ट्रैक करते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर से ये चीज़ पकड़नी होती है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है। तो वो चीज़ मुझे ना, जब मैंने IT के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो आप ये कह लें कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिकली आर्किटेक्चर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक कैरियर पढ़ाए जाते हैं, और मैंने वो पहले पढ़ लिए। तो अब उसके अंदर मुझे मतलब आई गॉट द बिगर पिक्चर एंड नाउ आई स्टार्टेड स्लॉटिंग इन के जो टेक्निकल स्किल चाहिए, अच्छा ये चीज़ तो मुझे नहीं पता, तो अब जाके ये सीख लेते हैं। तो इट बिकेम मेरी डिग्री या एकेडमिक कैरियर थोड़ा उल्टा हो गया। तो आई अंडरस्टूड द बिगर पिक्चर फर्स्ट, और उसके अंदर फिर मैंने रंग बाद में भरना शुरू किया कि अब सीक्वल सीख लेते हैं, अच्छा आप पाइथन सीख लेते हैं। ये सीखती है किस तरह सीखी है ये छोटी छोटी चीज़ें, फॉर सीक्वल या पाइथन, इस तरह की चीज़ें? मेरे साथ इंटरेस्टिंग एक इंस्टेंस ये हुआ कि मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने अप्रोच किया कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर कैरियर डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है, हम लोग लोगों को सिखाते हैं, जिस तरह मैंने खुद चीज़ें सीखी, एंड देन दे आस्किंग मी कि आप एक कोर्स बना दें। तो आई यूजली पुश बैक सेइंग कि यार कोर्स मैं क्यों बना दूं, यू गो टू यूट्यूब, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की लग्जरी है तो आप यूडेमी पे चले जाएं, $9-10 में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। मेरा जो यूडेमी का अकाउंट है उसका पासवर्ड मेरे ख्याल में कोई 1.5 दर्जन लोगों के पास है, और उसके ऊपर को मैंने 80-90 कोर्सेज खरीद रखे हैं, और वो मैं भी यानी कि उनको देख चुका हूँ, और बहुत से और लोग भी उनको यूज़ करते हैं, देखते हैं। मैं AWS जो अमेज़ॉन का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, मैं उसका ना सर्टिफाइड एसोसिएट आर्किटेक्ट हूँ, और मैंने वो पूरी की पूरी सर्टिफिकेशन की तैयारी इंक्लूडिंग प्रैक्टिस एग्जाम यूडेमी के कोर्सेज से की। तो मुझे ना किसी कॉलेज जाना पड़ा, ना कुछ भी करना पड़ा। थोड़ा सा एक इसका एंगल ही होता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए होती है। थोड़ा मुश्किल काम है कि आप बैठ के एक वीडियो को देखें और आप कुछ सीखने की कोशिश करें, और मुश्किल होता है मेरे लिए भी कि मतलब आप 1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं बैठ के, बोरियत है कि उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आई यूजली प्रेफर कि ऐसे कोर्सेज किए जाएं जिसमें ना कुछ साथ हैंड्स ऑन किया जा रहा हो, तो वो इंटरेक्टिव होता है ना, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है बेसिकली। तो टेक्निकल किताबें पढ़ना बड़ा बोर काम है, बट आई यूजली फाइंड टेक्निकल किताबें पढ़ना आसान है, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी स्क्रीनशॉट लग जाती है या एक कोड का स्निपेट डाल दिया जाता है बड़ा सा, तो वो आपने थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी है, देन इट बिकम्स कि बड़ी बड़ी सी डायग्राम देख ली और उसको रिलेट कर लिया। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ना, अगर आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आई ऑलवेज से दिस, क्योंकि मैं तो खुद उसी की एग्जांपल हूँ ना, आई एम नॉट एकेडमिकली ट्रेन टू बी अ कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर इंजीनियर। तो जब अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी नहीं भी गया ना और उसको काम करना आता है, तो मैं उसे हायर कर लूँगा, क्योंकि मुझे काम करवाना है। और अगर एक यूनिवर्सिटी गया है और उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं और उसको काम करना नहीं आता प्रैक्टिकली, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो फाइंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, और उस चीज़ को करें, तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होने की वजह से बोरियत भी नहीं होगी, और आपकी लर्निंग भी काफ़ी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो मुझे आपको लगता है आजकल यूनिवर्सिटीज़ इरेलेवेंट हो गई हैं? आपने बड़ा लोडेड सा सवाल पूछ लिया, क्योंकि फिर आई कैन इमेजिन कि किस तरह के ना फतवे लग जाएंगे मेरे पे कि मैंने इसका एक सर्टेन टाइप का जवाब दिया। नहीं, कोई नहीं फतवे लगेंगे। तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स, मैं ये नहीं कहूँगा इरेलेवेंट हो जाएंगी। आई हैव स्पेंट 6 months विद कॉमसेट्स। मैं जब मैंने वहाँ पे एक सेमेस्टर पढ़ाया जस्ट टू गेट अ टेस्ट ऑफ के एकेडमिक्स चलती कैसे हैं। आई थिंक इट्स नॉट इरेलेवेंट, द प्रॉब्लम इज़ कि इट्स द ब्यूरोक्रेसी ऑफ अडॉप्टिंग, जो कि बेसिकली चेंजेस आ रही हैं, जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, जिसका एकेडमिक कंटेंट के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। द ब्यूरोक्रेसी टू अडॉप्ट दैट चेंज इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हिंडरिंग अस फ्रॉम, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे ही। आई एम टेकिंग अ कोर्स फ्रॉम अ गाय हु इज़ बेस्ड आउट ऑफ कैनेडा, तो उसने मुझे कहा कि मुझे वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया, ही इज़ एन इंडस्ट्री वेटरन, 30-35 साल से डेटा की इंडस्ट्री में है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया कि आप हमारे साथ मिलके एक ये कोर्स बिल्ड करें, ताकि आप इंडस्ट्री के वेटरन हैं और हमारे पास एकेडमिक एक्सीलेंस मौजूद है, तो हम मिलके कुछ बड़ा करते हैं। तो उसने कहा कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम एंड देन आई इवेंचुअली गिव अप, बिकॉज द एकेडमिक फ्रेटर्निटी वांट्स टू
वर्क एट अ कम्प्लीटली डिफरेंट पेस कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। और वो दैट इज़ अंडरस्टूड क्योंकि उन्हें रिसर्च करनी है, उन्होंने कुछ खोज के नया निकाल के लेके आना है, तो उनका फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली एकेडमिक्स के पास ना बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी नॉलेज होती है और प्रॉब्ली कुछ हैंड्स ऑन नॉलेज भी होती है। आप इंडस्ट्री से कोई बंदा लेके आए तो उसको कुछ सर्टेन एरियाज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तभी बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स निकल के इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, उनको नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ को रिट्रेन करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे अपने हिसाब से दोबारा मोल्ड करना पड़ता है। एंड दैट इज़ यूजली वेयर कंपनीज आर वेरी पिकी। पाकिस्तान जैसी कंपनीज में, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में तो लग्जरी है ना कि फॉर एवरी जॉब देयर आर सो मेनी पीपल अवेलेबल, बट दैट द राइट कैंडिडेट, कंपनीज हैव द लग्जरी टू फाइंड द राइट कैंडिडेट एंड स्पेंड वेरी लिटिल ऑन देयर ट्रेनिंग, ताकि उनको रीशेप करने में कम वक्त लगे। बाहर के मुल्कों में मतलब कि ये जिन साहब से मैं कनाडा में कोर्स कर रहा हूँ, ही सेंट अस अ लिस्ट सेइंग कि इतनी सारी जॉब्स हैं, बंदे नहीं हैं। तो वहाँ पर देन द कंपनीज गो इनटू इन्वेस्टिंग इन पीपल हु आर बेसिकली स्क्वायर एंड दे नीड टू टर्न इट इनटू अ राउंड पेग ताकि वो फिट हो उनके पास। और यहाँ पर भी मतलब जॉब्स बहुत सारी हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेंड बंदे नहीं हैं, ट्रेंड लोग नहीं, लोग तो बहुत सारे हैं। और तो मैं यही पूछ रहा था कि मतलब जो लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके निकलते हैं और उनको आपको रीट्रेन करना पड़ता है एक्सटेंसिवली ऑफन, तो क्या अच्छा ना हो कि वो यूनिवर्सिटी ना जाएं और वो यूडीमी से कोर्सेज कर लें या यूट्यूब से कोर्सेज कर लें या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल कर लें? वो I think we still live in an era now where degree is still a requirement for a job. तो अभी तक एम्प्लॉयर्स डिग्रीज क्यों मांगते हैं? वो I think it's just a precedent set कि आपके पास डिग्री होगी। मतलब when I read job postings लगती है ना जब, तो when I'm going through the job description, तो usually it's a template I suppose कि पहली चीज़ जो वो मांगते हैं ना under the requirements कि BSc हो या MSc हो with this many years of experience, and I say कि how do you gauge कि इसने आज से अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं तो उसने 5 साल पहले ग्रेजुएट किया था, तो हाउ डू यू गेज कि दैट पर्सन्स डिग्री इज स्टिल रेलेवेंट? 5 साल में तो बहुत कुछ बदल गया ना। आई रिसेंटली वेंट थ्रू, आई गॉट रिजेक्टेड बाय देम। देयर वाज अ यूरोपियन स्टार्टअप एंड दे वर पेइंग गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ओवर $100,000, और उन्होंने जॉब पोस्ट लगाई हुई थी कि दुनिया में से आप कहीं से भी अप्लाई कर दें, एंड इफ यू गेट थ्रू द प्रोसेस तो विल हायर यू, उधर ही रहें जहाँ रह रहे हैं, एंड विल पे यू ओवर $100,000 का सैलरी एंड यू कम ऑन बोर्ड। और बेसिकली डेटा आर्किटेक्ट का रोल था। तो आई अप्लाइड और उन्होंने मेरे से नहीं पूछा किसी भी प्रोसेस में कि आपके पास डिग्री कौन सी है। अच्छा, है भी या नहीं? हाँ, है भी या नहीं, इट डज नॉट मैटर टू देम। कोई पता नहीं कि वो कुछ चाइनीज हायर कर ले जिसको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती हो, बट दैट पर्सन कैन एक्चुअली डू द वर्क फॉर देम। तो वो मेरे लिए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। उन्होंने कहा यार ये चीज़ है, ये हमारा टेस्ट है, आप ये पास कर लें तो आप अगली स्टेज पे जाएंगे। उससे पहले उन्होंने मेरे से नहीं पूछा कि आपकी CV क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। उन्होंने कहा यार ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हमें डिग्री शिग्री कुछ भी नहीं पता करवानी, आप अप्लाई करें, विल गिव यू अ टेस्ट, काम की बात करें, आप टेस्ट पास करें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं क्योंकि फाइनेंस के बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो मैं एक छोटी सी इससे रिलेटेड एक और कहानी ये भी शेयर कर लेता हूँ कि मैंने अपना MS किया था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, मैंने UK से किया था। तो हमारी कोई 180 लोगों की क्लास थी, तो एवरीबडी हु इज़ डूइंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की डिग्री, तो हर किसी को शौक था कि लंदन जाएंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जॉब करेंगे। तो अगेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर लीस्ट, आप उस पर अप्लाई करें, वो ना बहुत से लोगों को बुला लेते हैं, मतलब अ सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर आप निकल जाते हैं, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं एटलीस्ट। तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस तरह होता है कि जिस तरह ये कमरा है, इसमें वो बहुत सी कुर्सियाँ लगा देंगे और आप वहाँ पे ना 500-1000 बंदा आ जाएगा और उसमें बैठ जाएंगे और वो आपको सुडोकू देंगे, ठीक है, जो गेम होता है जापानीज गेम होता है, हाँ। जिसमें आपको ना नंबर्स फिल करने हैं, हर रो में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं एंड नो नंबर कैन रिपीट, तो वो आपको इवेंचुअली फिगर आउट करना है कि ये पूरे का पूरा किस तरह से। अच्छा। और उसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है तो इट बिकम्स हार्डर। तो आई एम अज्यूमिंग एक बड़ा बैंक है तो वो ज़रा हायर डिफिकल्टी लेवल की सुडोकू दे देगा। एंड लिटरली द रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स दे लीस्ट बॉदर्ड कि आप किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, आप वॉरेप के हैं, ऑक्सब्रिज से आ रहे हैं, ABC यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, 3rd ईयर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी नहीं गए, दे डोंट केयर, as long as you've passed the initial threshold screening and आप इस कमरे तक पहुंच गए हैं किसी तरीके से, तो एक दरवाज़ा अंदर आने का है, एक दरवाज़ा आगे जाने का है। तो पहले 10 लोग जो सुडोकू कर लेंगे वो आगे चले जाएंगे, बाकी घर चले जाएंगे। तो इस तरह के, और मैं 2004-05 की बात कर रहा हूँ, तो दीज वर द रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो वो फॉलो करते थे वहाँ पे। तो मतलब कि अगर आप बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ आज इररिलेवेंट हो गई हैं, तो मैं तो 15-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने उस वक्त भी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इररिलेवेंट कर दी थी, क्योंकि उस वक्त उनको अपने काम के लिए स्पीड चाहिए थी, एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए था, लेवल IQ लेवल चाहिए था, उन्होंने वो गेज करने के लिए सुडोकू, बाकी हम सब कुछ सिखा देंगे। हाँ, एंड इनफैक्ट दे डू। हम लोग की MSc जो थी,
इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप 5 फाइनेंस प्रोग्राम्स अक्रॉस यूरोप। उसकी एक वजह ये है कि जिस तरह मैं आईटी की हैंड्स ऑन की बात कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की डिग्री थी, तो ये वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन यूरोप जहाँ पे एक्चुअली हैंड्स ऑन ट्रेडिंग करवाई जाती थी। मतलब आप इन्वेस्टमेंट बैंक में जाके तो ट्रेडिंग करेंगे, बट लाइक यहाँ पे सिमुलेटेड ट्रेडिंग करवाई जाती थी। तो ये आईटी की प्रोग्रामिंग का इक्विवेलेंट हो गया ना एक तरह से। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सिखा दिया जाता है कि ये होता कैसे है, लेकिन जब तक आप किसी बैंक को ज्वाइन ना करें आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, जिनको लंदन में जॉब्स मिली, वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो उनमें से एक के साथ, जिसके साथ मैं काफ़ी अर्से तक इन टच रहा, उसको जब जॉब मिल गई, आई थिंक डॉचे बैंक में मिली थी कि इस तरह के किसी बैंक में उसको जॉब मिली, तो उसने कहा यार हम लोग जो 1 साल की MSc करके आ रहे हैं ना, इन्होंने मुझे 6 महीने बैठा के दोबारा वो सारा कुछ पढ़ाया है। हालांकि हम लोग प्रैक्टिकल सीख के आ रहे हैं, सारा कुछ करके आ रहे हैं। और व्हेन ही वाज एन एस स्टूडेंट, ही वाज द वन हु बेसिकली, हम तो बस स्क्रैप थ्रू करके पास हो गए ना किसी तरीके से पूरे नंबर लेके, तो ही वाज वन ऑफ दोज हु गॉट डिस्टिंक्शन इन एवरीथिंग। तो ही इज एकेडमिकली प्रूवन हिमसेल्फ एज वेल। कहने बैंक ने कहा कि यार आप जो सीख के आ रहे हो वो 1 मिनट उठा के सारा कुछ साइड पर रखो, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, नाउ हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे जो सीख रहे थे आप, उसको आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली रिलेट कैसे करना। ऑब्वियसली इसकी एक वजह ये है, डिस्कशन और तो निकल जाएगी, बहुत सारे पैसे देने हैं उसको मैनेज करने के लिए, पोर्टफोलियो तो ज़ाया करेगा ना बैठ के अगर सही से सीखेगा नहीं। बिल्कुल। तो 6 महीने की रीट्रेनिंग, लिटरली ही वेंट बैक टू स्कूल फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद उसको उन्होंने काम पे बैठाया। तो वो यूनिवर्सिटीज़ इररेलेवेंट, मेरा एक ओपिनियन इस वजह से है क्योंकि दी एकेडमिक अडॉप्शन टू रियल वर्ल्ड जो है ना, वो थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो जाती है। वो बाय द टाइम यू टेल द यूनिवर्सिटी का एजुकेशन बोर्ड के क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है एंड इट्स वेरी रेलिवेंट, और जब तक वो उसको अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे तो कुछ और आ चुका होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग पुरानी बात हो। सही है, तो हमें जवाब मिल गया कि हो चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ इररेलेवेंट हो चुकी। मैं तरीके से जवाब इस तरह देना चाहता था कि मैं डायरेक्टली जवाब, सही है, अब अभी भी लग सकता है पता। अभी भी लग सकता है। तो जो डेटा आर्किटेक्ट का काम ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल किस तरह का होता है, मतलब क्या करते हैं सुबह से शाम तक, क्या हो रहा होता है? बहुत सारे केसेस में तो यू हैव मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ज़्यादा बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं तो यू हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर लोग हैं जो कि उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए हैं जिसकी तरफ आप ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है। और इन केस ऑफ अ डेटा आर्किटेक्ट तो एक्चुअली वेरी स्पेसिफिकली स्पीकिंग वो लोग जो कि कोई डेटा जनरेट करते हैं या किसी डेटा को जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है ना। जिस तरह मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि बहुत सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जिनकी मशीनरी कंप्यूटराइज नहीं है और वो डेटा जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, वहाँ पर जब डेटा आर्किटेक्ट्स को रखा जाता है तो वो पहली चीज़ यही देखने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो मशीनरी है जो कि इस तरह से नहीं बनाई गई थी आज से 50 साल पहले कि ये डेटा जनरेट करेगी, इज़ देयर अ वे कि हम इससे डेटा जनरेट करवा सकें। तो उसमें डेटा जनरेट करने का पोटेंशियल है, लेकिन वो अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही। ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और ये आजकल की दुनिया जो कि मैक्सिमम ऑनलाइन चली गई है, जिसमें वी आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद आवर स्मार्टफोन्स, और हम कुछ कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, कोई पोस्ट लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इसके अंदर आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट बहुत सारा डेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी एग्जिस्ट करता है, तो उसको कैप्चर करके लेके आना। तो एक डेटा आर्किटेक्ट की ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टिपिकल डे यही होता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि कोई और ऐसा सोर्स डेटा का जिसको मैं जोड़ सकूँ, जिससे मैं वैल्यू एडिशन कर सकूँ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। मैं क्योंकि फाइनेंस के बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं नॉर्मली जो बड़े साहब होते हैं जिन्होंने डिसीजन करना होता है कि मेरे प्रोडक्ट्स के लिए पैसे अप्रूव करने होते हैं, स्पीकिंग इन सिंपलर टर्म्स, तो मैं उनको जाके यही बताता हूँ कि मैं 2 काम करूँगा, या तो मैं आपके पैसे बचा दूंगा या फिर मैं आपको और रेवेन्यू ला के दे दूँगा। तो मैं जो भी कर रहा हूँ उससे ये 2 फायदे निकलेंगे एंड पे, या तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें उसके पैसे कम हो जाएंगे, कॉस्ट बचेगी, या फिर आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो दोनों एफिशिएंसी लाऊंगा या फिर मैं ज़्यादा इफेक्टिव बना दूंगा पूरे या प्रोसेस को, आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो दोनों केसेस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेसिकली। तो और मतलब कि अ लॉट ऑफ केसेस में होता क्या है कि नॉट कलेक्टिंग डेटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग इट, कि डेटा को यानी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डेटा को कलेक्ट करना कि उसकी रेलेवेंस कितनी है और वो मुझे मेरे बिजनेस को फ़ायदा कितना दे सकता है। मतलब मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप डेटा इकट्ठा करके रख लेना। मैं इसके ऊपर एक्चुअली मैं कल ही एक आपको नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दे रहा था। नेटफ्लिक्स यूजुअली कम्स अप, मेरे जैसे लोग जो डेटा आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, वो नेटफ्लिक्स की एग्जांपल्स हर जगह पे कोट कर रहे हैं, डेटा साइंस वगैरह की भी बात आती है, बट मैं नेटफ्लिक्स को कोट करता हूँ फॉर सम वेरी स्पेसिफिक रीजंस। नेटफ्लिक्स अपने यूज़र बेस से कहने को तो एक ऐप है, हम यूज़ स्क्रॉल करते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, ऑल दैट। नेटफ्लिक्स क्योंकि खुद वीडियोस प्रोड्यूस भी करता है तो उनके लिए डेटा कलेक्ट करना और भी क्रिटिकल है, क्योंकि वो उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि वो पैसा लगाएंगे एक
फर्ज करें हाउस ऑफ कार्ड्स बनाने पे, तो हाउस ऑफ कार्ड्स बनाने पे बहुत सारा पैसा लगना वो एक डिसीजन है, वो पैसे वापस भी आएंगे कि नहीं, ये आपको एक बेट लेना है। व्यूअरशिप मैक्सिमाइज करनी है उनको, नंबर ऑफ आवर्स व्यूड। तो नेटफ्लिक्स अपनी जो यूज़र बेस है, एंड आई एम कोटिंग ए फेयरली ओल्ड नंबर, तो ये नंबर इससे बढ़ चुका है, नेटफ्लिक्स रोज़ अपनी ऐप और उसके यूज़र्स की इंटरेक्शन से 5 बिलियन डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं रोज़ के। मतलब अगर आज के 24 आवर्स ख़त्म हो गए तो देयर इज अनदर 5 बिलियन डेटा पॉइंट्स कमिंग, जिसके ऊपर अगर डेटा आर्किटेक्ट्स ने बैठ के कोई दुनिया बनानी है तो द रन रेट इज़ कि 5 बिलियन डेटा पॉइंट्स उसमें रोज़ के आ रहे हैं, जिसमें से आपने बिजनेस वैल्यू निकालनी है। तो एवरी वेरिएबल दैट यू कैप्चर हैज़, वो जिसको कहते हैं ना कि एक बटरफ्लाई इफेक्ट आपने सुना हुआ होगा। बिल्कुल। तो एवरीथिंग दैट यू आर कैप्चरिंग कुड हैव अ बटरफ्लाई इफेक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब इन अ लॉट ऑफ केसेस में होता क्या है कि लोग डेटा को इरेलेवेंट समझ के उसके पीछे नहीं जा रहे होते कि यार इसका क्या फ़ायदा होगा, बट इट कुड हैव अ बटरफ्लाई इफेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। तो क्या ऐसा होता है कि जो डेटा आर्किटेक्ट होता है वो सोचता है, उसका पहले से विजन होता है कि यार मुझे ये बनाना है तो इस चीज़ के लिए मुझे इतना डेटा चाहिए होगा, या फिर ये होता है कि यार अच्छा इतना सारा डेटा है, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स अ बिट ऑफ अ बोथ। होता क्या है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं तो उनको अपने कुछ डेटा के बारे में तो खुद पता होता है कि हम ये इकट्ठा कर रहे हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं। ठीक है ना। I'll quote an example, मैंने एक US स्टार्टअप के लिए कुछ अर्सा काम किया, दे वर वेल पास्ट द स्टार्टअप स्टेज जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना के काफ़ी सालों से बेच रहे थे। तो जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया तो उनके पास अपनी प्रोडक्ट का कुछ साल बेचने के बाद डेटा था, तो उन्होंने मुझे वो डेटा दिया कि देखें हमारे पास ये डेटा है, इससे कुछ बनाएं, बिल्ड अ डेटा टीम फॉर अस, बिल्ड एन एनालिटिक्स टीम फॉर अस, एंड इसके ऊपर कुछ बनाएं। और जब मैंने उनको तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल काम करके छोड़ा, तो वो जो डेटा था दैट बिकेम ओनली अ सबसेट ऑफ द होल डेटा इकोसिस्टम जो हमने वहाँ पे बिल्ड किया था। तो हम उधर से बहुत सी जगहों से और डेटा भी लेके आए। जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसके अंदर से भी कुछ और चीज़ें निकल आती हैं, आप उसको मुख्तलिफ एंगल से देखें तो उसमें से भी कुछ नई चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो मे बी वो इन अ नटशेल जो द डिस्कशन जिस तरह हम समझना जो चाह रहे हैं, तो अगर कोई भी मतलब कि अमंग्स द लिसनर एस्पायरिंग है कि हम लोग डेटा पे काम करना चाहते हैं, तो मे बी द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से द ग्राउंड जीरो रूल इज कि पहले स्टेप पे चढ़ने से पहले एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन डेटा यू नीड टू फाइंड इट्स रेलेवेंस टू द बिजनेस। अदरवाइज आप जो डेटा के ऊपर अगर आप डेटा से खेल रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि इतना डेटा इकट्ठा हो गया, तो उसका कोई आपको फायदा नहीं है। इवेंचुअली इट बिकम्स अ न्यूसेंस आफ्टर अ व्हाइल। लोग कहते हैं यार आप इतना सारा डेटा इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, इट्स कॉस्टिंग अस टू स्टोर एंड होल्ड दैट डेटा, तो इसमें से कुछ वैल्यू नहीं। कभी ऐसा होता है कि यार इतना सारा डेटा हो गया, अब समझ नहीं आ रहा इसके साथ करें क्या? एक्चुअली आजकल की दुनिया में तो डेटा है ही बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि आप सोशल मीडिया को हाथ लगाएं तो बहुत सारा डेटा आ जाता है। तो वो द होल बिग डेटा की जो दुनिया स्टार्ट हुई है, तो डेटा तो है ही बहुत ज़्यादा ना। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कंप्यूटर्स जब बने और तकरीबन अंटिल द मिड 2000s 2005-6 तक, जब आपका बेसिकली गूगल आया और फेसबुक आया और ट्विटर आया, उससे पहले ना जिसको हम लोग डेटा समझते थे और बिजनेस के लिए यूजफुल डेटा समझते थे, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। जिस तरह आप एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाते हैं, तो आप उसमें रोज एंड कॉलम्स में डेटा डाल सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि यार इसमें सिर्फ डेट्स डलेंगी, इसमें नाम डलेंगे, इसमें ऑक्यूपेशन, इसमें जेंडर, तो आप उसको ना स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो उससे पहले ना हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा से काम के साथ काम करते थे। जब गूगल आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, तो पता चला कि ये तो सिर्फ 20% ऑफ द डेटा है, 80% डेटा को तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। और फिर उन लोगों ने जब इस तरह की चीज़ें बिल्ड करना शुरू की जिससे वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इस्तेमाल करते हैं, तो दुनिया तो तब खुली ना हमारे। तो क्या बिग डेटा उसी को कहते हैं कि जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इस्तेमाल किया जाता है? नॉट नेसेसरली, थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस हैं, बट मैंने जब बिग डेटा, मैंने तकरीबन को 2012 में बिग डेटा की टर्म पहली दफ़ा सुनी एंड देन स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। और मतलब कि आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग डेटा ओवर टाइम, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ओवर टाइम इवॉल्व हुई है। बट मैं इसको ना बड़े आसानी से एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ कि बिग डेटा के ना, गेटिंग अ बिट एकेडमिक एंड टेक्निकल हियर, तो ना बिग डेटा के साथ ना अगर आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना किसी भी किताब में, तो पहले चैप्टर में ही ना यूजुअली आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर में ही ना 3 V's की बात कर दी जाएगी। अच्छा, कि देयर आर 3 V's एसोसिएटेड विद बिग डेटा, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। okay. तो जब ये अनस्ट्रक्चर की बात हुई है ना, उसका एक्चुअली ताल्लुक वैरायटी के साथ है। अच्छा, कि मतलब स्ट्रक्चर भी है, सेमी स्ट्रक्चर भी है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सही है। है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक भी वी को आपने हिट कर लिया है ना, तो यू हैव अ बिग डेटा प्रॉब्लम। अब आपको बिग डेटा आर्किटेक्चर्स के बारे में सोचना शुरू बिग डेटा प्रॉब्लम यू से बिग डेटा प्रॉब्लम, आपका बिग डेटा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बिग डेटा है और अगर आप उसको बिग डेटा के तरीके से हैंडल नहीं कर रहे तो आप अपने लिए मसला क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट लेवरेजिंग उसकी वैल्यू। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि
अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो मैं टेराबाइट्स में बात करना शुरू कर दूंगा, गीगाबाइट्स हैं, टेराबाइट्स हैं, मतलब अब मेरे पास बहुत सारा डेटा है। तो जो पुराने सिस्टम्स हैं जिनमें पुराने तरीके से डेटा स्टोर होता था, वो भी बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने लगा के। सही। तो अब आप कहते हैं कि यार नहीं, मेरी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जब तक आप 6 महीने लगा के ये डेटा प्रोसेस करेंगे तो इतना ही डेटा और इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं अगले 6 महीने उसका इंतजार करूँगा। तो मेरे पास ना वो इतना डेटा बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। मतलब गोइंग बैक टू नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स के पास वॉल्यूम है 5 बिलियन डेटा पॉइंट्स, और वो हर 24 घंटे के बाद उतने आ जाते हैं दोबारा। तो दैट इज़ द वेलोसिटी। और वैरायटी ये है कि उसमें ह्यूमन टेक्स्ट भी है, तस्वीर भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। तो दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ना, कि उसको कंप्यूटर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो अगर आप में से, आपके पास इनमें से कोई एक भी चीज़ है ना, तो आप बिग डेटा प्रॉब्लम हिट करेंगे। सही। या कम से कम 2 हैं तो फिर तो आप डेफिनेटली बिग डेटा प्रॉब्लम हिट करेंगे। मतलब आपके पास बहुत तेज़ी से डेटा भी आ रहा है, और वो है ही सारा स्ट्रक्चर्ड, लेकिन बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए आपको जो भी चीज़ चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली कॉल बिग डेटा इकोसिस्टम्स। तो और ये बिग डेटा इकोसिस्टम्स बनाए ही, इनको गैफ्ट कहते हैं ना, योर गूगल, अमेजॉन, फेसबुक एंड ट्विटर, इन्होंने ही बनाए, क्योंकि इन्हीं का मसला था। इनके आने से पहले किसी को ये मसला नहीं था। ये लोग जो डेटा इकट्ठा कर रहे थे, उसमें से वैल्यू निकालने के लिए इन्हीं को कुछ करके निकालना था। तो जो आजकल बिग डेटा इकोसिस्टम्स हम लोग मार्केट में नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो फेसबुक, वो गूगल ने बेसिकली अनायत किए हैं इंडस्ट्री को, उन्होंने बनाए। तो जितना डेटा गूगल या फेसबुक के पास है या अमेजोन के पास है, उतना तो किसी और के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइक 99% ऑफ द, सो डू दे हैव सॉर्ट ऑफ द मोनोपोली ऑन यूसेज ऑफ डेटा? क्योंकि डेटा तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा ही है ना। बिल्कुल। तो बट देयर द वंस बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। अगर इफ वी मेक द डिस्कशन अ लिटिल पॉलिटिकल हियर, तो उनकी जो कैश रिजर्व होगी, मैं उनकी कंपनी वैल्यूएशन की बात भी नहीं करता। इन कंपनियों की वैल्यूज बिलियंस में है, और इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैश भी है। तो अगर उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी से कंपेयर कर लें, तो वो तो हमारी कंट्री से भी ज़्यादा पावर रखते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल पावर तो रखते ही रहते हैं। तो व्हेन दे हैव दैट फाइनेंशियल पावर, तो वो दे हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस एंड ऑल दैट एज वेल ना। तो देयर हैव बीन मल्टीपल अटेम्प्ट्स कि इन कंपनीज को रोका जाए कि जितने ये पावरफुल बनते जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को फेसबुक यूज़ करने से कैसे रोकेंगे, ट्विटर यूज़ करने से कैसे रोकेंगे? तो एवरी टाइम वी आर यूजिंग इट, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग तो कर रहे हैं ना, उनके हाथ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बेसिकली। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी तो हुआ ना ये। बिल्कुल हुआ। वो देखें, अगर आज आप पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, तो यही 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इनसे निकल के आप कहाँ पे स्पेंड करेंगे? तो उनके पास मोनोपोलिस्टिक पावर्स तो हैं। बट आई थिंक कि वो जो, अगेन टेक्निकल डिस्कशन से बचते हैं थोड़ा, लेकिन बट आई थिंक थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स कि जिधर इन लोगों की ना मोनोपोली प्रॉब्ली तोड़ी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशंस आर, यानी कि इवन यूजर्स आर रियलाइजिंग कि वो हमारा डेटा जिस तरह से यूज़ करते हैं वो प्रॉब्ली इतना फेयर नहीं है। So as a consumer, as a normal ordinary person, how can we ensure हम अपना डेटा किस तरह से बचा सकते हैं? मतलब हम क्यों दें अपना डेटा इनको? कोई ऐसा तरीका है कि हम अपना डेटा ना दें किसी को? आई थिंक ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है क्या? देखिए, जिस तरह मैं पर्सनल लेवल के ऊपर एक काम ये करता हूँ कि आई नेवर पोस्टेड ऑन फेसबुक एंड आई नेवर शेयर एनी पोस्ट ऑन फेसबुक, आई नेवर कमेंट ऑन फेसबुक। मैं किसी के ऊपर Ever you don't use Facebook at all? मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ। अच्छा। बिकॉज अ लॉट ऑफ माई स्पाई मोड यूज़ करते हैं एंड ऑल, वो सारे लोग फेसबुक पे एग्जिस्ट करते हैं। बट मैं ना उस पर कोई पोस्ट लगाता हूँ, ना मैं किसी की पोस्ट लाइक करता हूँ, मैं ना किसी के ऊपर कमेंट करता हूँ। तो दैट इज़ माई लिटिल वे ऑफ नॉट लीविंग अ फुटप्रिंट ऑन फेसबुक के बिग डेटा जो होगा उसके अंदर जो तैमूर यूसुफ साहब होंगे, वो एक ऐसा पॉइंट होंगे जो ना कमेंट करते हैं, ना एंगेज करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो मैं दैट्स आल्सो डेटा, राइट? दैट इज आल्सो डेटा, बट एटलीस्ट उसके रिजल्ट में दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट ना कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। बट देन दे ओन फॉर व्हाट्सएप, तो उनको व्हाट्सएप से बहुत कुछ मिल जाता होगा। तो इट्स अनफॉर्चुनेटली इट्स अ सिस्टम दैट यू कैन नॉट एस्केप ना। सो दे कैन फिगर यू आउट एनीवे, दे कैन फिगर आउट, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के ऊपर तो मैसेजेस कर रहा हूँ ना। तो उनको अगर नहीं पता कि मैं फेसबुक पे क्या करता हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप में किस तरह के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, उनके ऊपर मैं कितना पार्टिसिपेट करता हूँ, तो वो वहाँ से मुझे फिगर आउट कर लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ नेक्सस दैट यू कैन नॉट ब्रेक। आप मतलब कि यू कैन लेवरेज इट, अपने फ़ायदे उठाएं उससे, लेकिन इनको एस्केप करना प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं है आजकल की, तो मुझे तो नज़र नहीं आता है। इज दैट व्हाई चाइना ने अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, यू नो, एज एन अल्टरनेटिव टू फेसबुक, अल्टरनेटिव टू यूट्यूब? बिल्कुल। उनकी तो बेसिकली दुनिया अलग है ना। बिल्कुल, दे डोंट अलाउ गूगल इन, ठीक है ना, दे डोंट अलाउ फेसबुक इन, तो उनकी तो दुनिया अलग है, ठीक है ना।
बट देन उनकी मुल्क की हद तक तो उन प्लेटफॉर्म्स की तो मोनोपोली तो उधर भी है ना, द सेम थिंग इज रेप्लिकेटेड देयर। तो अगर आप यहाँ पर आज यूट्यूब बंद कर देंगे, जिस तरह एक ज़माने में पाकिस्तान में यूट्यूब बंद था, देयर विल ऑलवेज बी एन अल्टरनेटिव फॉर यूट्यूब, कि कोई और प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। एटलीस्ट वो अपने मुल्क की हद तक तो अपने मुल्क को तो फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, मतलब वो कह सकते हैं कि यार बी चाइनीज़, बाय चाइनीज़ एंड यूज़ चाइनीज़ प्लेटफॉर्म, व्हाटएवर पैट्रियोटिज्म यूज़ करके लोगों को उस पर ले आए, जिस तरह से भी कर लें वो। बट देखें, इट्स बेसिकली अ गेम ऑफ there's a cost involved to build these platforms, ठीक है ना, and then there's a cost involved to scale these platforms। दुनिया के 7, 8, 10 बिलियन लोगों को यूज़ करवाना, मतलब 10 बिलियन तो है नहीं लोग दुनिया में, बट दुनिया के 2-3 बिलियन लोगों को भी यूज़ करवाना कोई प्लेटफॉर्म, वो चलाने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए ना। तो इट्स अ बिट ऑफ अ कैच 22 के यू नीड द बिजनेस टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट, देन यू नीड द इन्वेस्टमेंट टू स्केल द बिजनेस। बट वो इन लोगों ने कर लिया ना, बट अब मतलब इनको कैचअप करना, किसी और को इतनी सब्सक्रिप्शन बेस बनाना, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट ना। एंड देन दे हैव द डीप पॉकेट्स के जब इंस्टाग्राम बना तो अब इंस्टाग्राम पॉपुलर हुआ तो जाके इंस्टाग्राम खरीद लेते हैं, व्हाट्सएप पॉपुलर हुआ तो व्हाट्सएप खरीद लेते हैं। तो मतलब कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एस्केप देम, इफ यू कैन लेवरेज देम, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्युटली, दैट्स अ गुड पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग प्रोफेशंस में आजकल डेटा इज़ अ बज़वर्ड, राइट? हर कोई कहता है कि मुझे डेटा के अंदर कुछ काम करना है, डेटा में बहुत सारी जॉब्स भी हैं, डेटा ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन भी है। तो लोग किस तरह से ऑल्टरनेट जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशंस हैं उसमें डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोफेशन से डेटा प्रोफेशंस में जा सकते हैं? सही। अच्छा, एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर करियर्स। इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करता हूँ। आजकल ना बहुत सारे लोगों को डेटा साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक है, ठीक है ना। अगर डेटा साइंस के करियर को एट इट्स कोर देखा जाए ना, तो इट्स बेसिकली अ वेन डायग्राम ऑफ, मैंने एक जगह पे डेटा साइंस के एक ज़माने में कोर्स किया था जब मुझे भी शौक था इतना, मतलब कि आई डोंट क्लास माई सेल्फ एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो आई एम प्योरली अ डेटा इंजीनियरिंग साइड ऑफ थिंग्स। बट जो डेटा साइंस है ना, उसमें होता ये है कि आपको बहुत अच्छी मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स वगैरह भी आनी चाहिए, दैट इज़ द एकेडमिक बैकग्राउंड दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास मैथ्स स्टेटिस्टिक्स नहीं है तो आप उन चीज़ों को ब्रश अप कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। फिर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, पाइथन वगैरह बहुत से लोग सीखते हैं आजकल, तो आप उन स्किल्स को भी ब्रश अप कर लेंगे। और नॉर्मली हमारे मुल्क में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है, बल्कि जनरली डेटा साइंस की कम्युनिटी में मिसकंसेप्शन ये है कि अगर ये 2 काम आते हैं तो नाउ यू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। आई एक्चुअली डिसएग्री विद दैट, बिकॉज जो एक थर्ड स्किल है वो ये है कि अगर आपके पास किसी इंडस्ट्री की अच्छी स्ट्रॉन्ग नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब यू कैन नॉट बिकम अ डेटा साइंटिस्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप जब कहीं पे काम करेंगे, आप उस इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम पकड़ेंगे, आप फिर उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए आप एल्गोरिदम लिखेंगे, एक कंप्यूटर को देंगे, और वो कंप्यूटर फिर बेसिकली उसके ऊपर आपको करके मसले को हल करके आपको उसका जवाब देगा। तो वो जो 2 स्किल्स हैं, उनके साथ जब तक आपकी इंडस्ट्री डोमेन नॉलेज नहीं जुड़ेगी, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उनको मैंने यूज़ किस तरीके से करना है। और एक ये जो तीनों सर्कल्स जब इकट्ठे होते हैं, तो दरमियान में इंटरेस्टिंगली एक जगह आती है, उसको वहाँ पे लिखा जाता है जहाँ पे तीनों वेन डायग्राम में अगर आप 3 सर्कल्स लगाएं तो जो दरमियान में तीनों का ओवरलैप होता है, हाँ, वहाँ पे लिखा जाता है कि यू नीड हैकेबिलिटी स्किल्स। हैकेबिलिटी स्किल्स, आपके पास हैकेबिलिटी स्किल्स कह लें या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैपेबिलिटी। क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री नॉलेज तो थी, क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए थे, आपने यूनिवर्सिटी में मैथ्स भी पढ़ा था, ठीक है ना, आपको कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी आती है, बट दैट डज नॉट मेक यू अ डेटा साइंटिस्ट बाय डिफॉल्ट। तो इफ़ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो तब आप मसले समझेंगे कि इस इंडस्ट्री के हैं क्या और इनको रिजॉल्व कैसे। थोड़ी सी जुगाड़ भी आनी चाहिए आपको। बिल्कुल, जुगाड़ भी आनी चाहिए। जुगाड़ कह लें कि ये कह लें कि जिस तरीके से जो नॉर्म है उससे हट के काम करना आना चाहिए आपको, तब आप बेसिकली उस पाथ के ऊपर जाएंगे। हैकेबिलिटी स्किल्स, आई थिंक हैकेबिलिटी स्किल्स आर सॉर्ट ऑफ रियल लाइफ स्किल्स। एग्जैक्टली। एंड कैन दे बी टॉट हैकेबिलिटी स्किल्स? देखें, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आगे ट्रैफिक जैम हो जाए, तो आप फौरन से सोचना शुरू करते हैं ना कि कहाँ से निकालूंगा गाड़ी या बाइक। अगर तो क्या वो नेचुरल एबिलिटीज होती हैं या वो सिखाया जा सकता है? सर्वाइवल स्किल तो हर ह्यूमन के अंदर है ना। वो अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी गेट कंस्ट्रेंड, तो हम समझते हैं कि ये होता ही ऐसे है तो करते ही ऐसे है, इसी तरह करने लगते हैं, छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड से इट्स रिक्वायर्ड इन एन आर्किटेक्चरल रोल एज वेल, क्योंकि मुझे भी डेली बेसिस के ऊपर स्टेटस को क्वेश्चन करना होता है। एक बंदा 10 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के एक तरीके से काम कर रहा है, आपको जाके स्टेटस को क्वेश्चन करना है कि यार ऐसे नहीं, अब ऐसे करेंगे बिकॉज वी नीड, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी विल गेट समथिंग दैट विल बी। आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपके नए एवेन्यूज निकलेंगे डेटा को इस्तेमाल करने के, आप और डेटा को। सो हैकेबिलिटी स्किल्स कैन बी लर्नड। मेरा तो ख्याल है कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है
वी जस्ट नीड टू बेसिकली ब्रिंग इट टू द सरफेस उसको। एंड हाउ डू यू लर्न दो स्किल्स, हाउ डू यू पॉलिश देम? मेरे अपने पर्सनल केस में तो ये है कि आई यूजली लाइक टू स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल कमेंट ऑन इट, ये इस ट्रेड के ऊपर मेरी पे वो बात ये करते हैं कि यूजली अगर हम लोग एक मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं ना और वहाँ पर कोई आइडिया डिस्कस हो रहा है तो उसमें अगर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि जो लोग समझ रहे हैं कि यार ये हो भी सकता है या नहीं, तो इनफैक्ट एज वी स्पीक आई कैन नॉट शेयर मोर डिटेल्स, बट एज वी स्पीक तो Z2C के अंदर भी एक इसी तरह का बिजनेस केस चल रहा है जहाँ पर हम लोग बहुत से डॉलर्स किसी एक बड़ी कंपनी को उनका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दे रहे थे। ठीक है। और वो उस प्रोडक्ट में जो कुछ कर रहे थे तो मैंने स्टेटस को क्वेश्चन ये किया कि यार कुछ मार्केट में फ्री टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनसे हम वही काम कर सकते हैं। तो पहला आंसर मुझे यही आया कि यार अगर हो सकता होता तो ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है क्यों प्रोडक्ट बेच रही होती। तो बेसिकली स्टार्टिंग दैट डिस्कशन अ फ्यू मंथ्स बैक टू नाउ वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि वो वैसे हो सकता है, फ्री में हो सकता है स्टेटस को। तो बेसिकली तो सवाल करते हुए लोग डरते हैं। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज के गेटिंग इनटू योर कंफर्ट जोन, जॉब पे जा रहे हैं 9 to 5 कर रहे हैं, तो जब आप छेड़ते हैं ना चीज़ों को तो आपको फिर बेसिकली अपनी इवनिंग्स में भी आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर फेसबुक नहीं, टाइमलाइन नहीं फ्लिक कर रहे होते या टिकटॉक नहीं देख रहे होते, यू आर एक्चुअली रीडिंग अबाउट समथिंग कि जो मैं बोल बैठा हूँ अब उसको कवर करने के लिए चीज़ें करनी है। तो जिस That's where the growth happens. हाँ, जिस तरह आपकी मेरी डिस्कशन भी व्हाट्सएप पे चल रही होती थी तो आई वाज कोटिंग अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो रिसर्च पेपर्स इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसमें प्रॉब्ली एन आउटपुट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ को तो हम डिस्कार्ड कर रहे थे थोड़ा वक्त पहले, बट वन ऑफ द वेरी गुड आउटपुट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इज़ कि वो अगर क्वालिटी रिसर्च पेपर्स दे रहे हैं तो वो इंडस्ट्री को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू गो एंड रीड ऑल ऑफ दैट लिटरेचर एंड कम टू अ कंक्लूजन कि ये ऐसे हो सकता है। वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करके वो चीज़ प्रूव या डिसप्रूव कर चुके होते हैं। एग्जैक्टली। आई गिव यू एन एग्जांपल, ओरेकल डेटाबेसेस, ओरेकल बहुत मशहूर कंपनी है, ओरेकल के डेटाबेसेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कहलाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर अ रिजल्ट ऑफ अ वाइट पेपर व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स उसने बनाए नहीं थे, उसने एक वाइट पेपर लिखा था एंड लैरिसन एलिसन द गाय हु इज द फाउंडर ऑफ ओरेकल, उसने वो रिसर्च पेपर उठाया, उसने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बनाते हैं, एंड ही इज एक्चुअली बिल्ड द प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री को एकेडमिक फ्रेटर्निटी की रिसर्च पेपर्स यानी कि रिसर्च बहुत हेल्प करती है, बट वो आप उस तक तभी पहुंचेंगे ना व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और आपने स्टेटस को चैलेंज कर दिया, अब आप किताब भी पढ़ेंगे जाके, अब आप वीडियो भी देखेंगे जो कि अदरवाइज आप अपने डे टू डे यानी कि बॉक्स स्टैंडर्ड प्लेन वेनिला रूटीन में नहीं देखेंगे। तो मेरे तो अक्सर वीकेंड्स और इस तरह की वक्त लग रहे होते हैं चीज़ों को बैठ के देख रहा होता हूँ मैं, एंड आई एंजॉय इट एक्चुअली। तो वो अब तो सॉर्ट ऑफ कहने के नॉर्म बन चुका ना, मतलब यू स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन द फर्स्ट टाइम इज डिफिकल्ट बट देन आफ्टर व्हाइल यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग इट क्वाइट अ लॉट। ब्रिलियंट, सही। सो थैंक यू तैमूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे काफ़ी सारे सवालात के जवाब मिल गए डेटा के हवाले से। उम्मीद है आपको मैं डेटा आर्किटेक्ट क्या होता है समझा पाया हूँ। कुछ समझा पाए। यस, नो आई हैव अ वेरी गुड आइडिया नाउ कि डेटा आर्किटेक्ट क्या करता है, क्या होता है डेटा, क्या होता है बिग डेटा क्या होता है, और ये भी बात कि अब यूनिवर्सिटीज़ रिलेवेंट हो गई हैं, सो यू कैन कोट तैमूर ऑन दैट। दैट विल बी माय नेक्स्ट क्लिक बेट। अगर मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे ईमेल्स आ गई कि हमने आपकी डिग्री कैंसिल कर दी है तो अब डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो इरेलेवेंट हो गई। थैंक यू सो मच तैमूर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। टेक केयर।